कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया। हमारे भारत में एक घास होती है उसको सन कहते हैं और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। पूर्वी भारत और मध्य भारत में तो हर गांव में होती है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, आसाम में कोई गांव नहीं जहां सन ना हो, मूंज ना हो। तो जिन इलाके में सन और मूंज सबसे ज्यादा होती रही है, इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ। वो सन की घास से और मूंज की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया और वो कागज बनाने की तकनीक आज से 2000 साल पुरानी। और चीन के जो दस्तावेज हैं, चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा। इस देश की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हो, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, हम हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करें, तभी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाई करके हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिमाग पर बहुत तनाव है। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भुगता है। हम अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, अंग्रेजी में लिख नहीं सकते। जो भी करते हैं हम मातृभाषा में करते हैं, फिर अंग्रेजी में उसका भाषांतर करते हैं और उसमें 6 गुना ज्यादा समय हमारा खर्च होता है। विदेशी भाषा में सीखना बहुत मुश्किल होता है, मातृभाषा में सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि मातृभाषा आपके दिल और दिमाग उसके सबसे नजदीक होती है, विदेशी भाषा बहुत दूर हो। हम स्टील बेचते थे दुनिया के बाजारों में। स्टील के बारे में सारी दुनिया में आज ये गलतफहमी है कि स्टील जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का उत्पाद है। माने आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में स्टील बनाकर दिया है, लेकिन भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तो 3000 साल से स्टील का उत्पादन होता रहा और सारी दुनिया में हम बेचते रहे वो स्टील। और हमारे स्टील से जहाज बनते रहे पानी के, और वो जहाज दुनिया की कंपनियां खरीदती रही और उससे व्यापार करती रही। कपड़े का इतना अद्भुत उत्पादन इस देश में रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी कपास हम पैदा करते रहे और वो कपास से कपड़े बनते रहे। हम जो कीमत बोल देते थे उस कीमत पे हमारा कपड़ा बिकता था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत का कपड़ा दुनिया के बाजार में जब बिकने के लिए जाता था तो उस समय तौल कर कपड़ा बिकता था। आज कपड़ा मीटर से बिकता है, लंबाई से बिकता है। तो कहा जाता है दस्तावेजों में कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था, उतने ही वजन के बराबर का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था और सोने के वजन के बराबर हमारा कपड़ा बिकता था। हम कपड़ा बेचकर सोना लाते थे इस देश में और 3000 साल तक ऐसे ही बिकता रहा। हमारे घरों में अचार डाले जाते हैं, आम के अचार डाले जाते हैं, नींबू के अचार डाले जाते हैं, आंवले के अचार डाले जाते हैं, गाजर का, मूली का। जो घरों की माताएं बहनें ये अचार डाल के घरों के आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से मेथी का उपयोग किया, धनिया का उपयोग किया, जीरे का उपयोग किया, हींग का उपयोग किया, या और हमने आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जो हमारे रसोई में है। और जहाँ हजारों साल से ये परंपरा चलती रही, वहाँ अब कुछ घरों में ये हालत हो गई है, अचार डालना किसी को आता नहीं, उसकी रेसिपी किसी को मालूम नहीं, उसमें क्या किस अनुपात में मिलाया जाता है किसी को अंदाजा नहीं। तो इसलिए बना बनाया बाजार से खरीद लाते हैं डब्बाबंद। गेहूं के आटे के बारे में विज्ञान ये कहता है कि इस आटे को गीला होने के 48वें मिनट के अंदर इसका रोटी बन जाना चाहिए और रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर इसको खा लिया जाना चाहिए। कोई भी पाव रोटी और डबल रोटी जो आप खाते हैं ताजा नहीं होती, उसको खराब कर कर के हम खा रहे हैं और फिर बड़ा अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। हम पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, स्मार्टनेस मानते हैं इसमें। पढ़े लिखे घरों में, खासकर अंग्रेजी वाले घरों में इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं, बाहर हो गए। अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है, इसको तय करने की अभी जरूरत है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो, ये सारे दिन हम गिन लें, उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं। इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है। अब उस भारत में गिने चुने 2-4 व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए। व्यंजन घुस गए, डबल रोटी, पाव रोटी, उसके साथ बिस्किट आ गया। जिस देश में ताजा रोटी बनती हो, ताजा भाकरी बनती हो, ज्वार की भाकरी बनती हो, बाजरे की बनती हो, मक्के की बनती हो, उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे, उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। तो भोजन के स्तर पर इतनी ज्यादा गिरावट हम में आ गई है।
हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज कर गधा बना रहे हैं। गधा जानते हैं क्या होता? गधे के ऊपर बोझा लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, बेचारा चुपचाप चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। आजकल बच्चों के कंधे पर जो बस्ते हमने लाद दिए हैं, जरा उनका वजन तो कर लीजिए। जो बच्चे का वजन है उससे ज्यादा बस्ते का वजन है। अभी से आप अपने बच्चे को स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं। जितना वजन उसका कंधा ढो नहीं सकता, उससे ज्यादा वजन उसके कंधे पे लटका हुआ, और बेचारा वो बस्ता लेके जाता है, लौट के आता। जब लौट के आता है तो घंटों घंटों का होमवर्क उसको दे दिया जाता। आप क्या करते हैं, अपनी मगजमारी कम करने के लिए उसका एक ट्यूटर रख देते हैं। ट्यूटर क्या करता है कि स्कूल का होमवर्क मिला, ट्यूटर ने अपना होमवर्क दे दिया। बच्चे का खेलना कूदना बंद, और बच्चा अगर खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, तो उसका विकास कैसे होने वाला? बच्चों को बोलना सिखाते हैं, मम्मी बोल, माँ मत बोल, मम्मी बोल। मम्मी का मतलब है मरा हुआ, MUMMY, मम्मी माने मरा हुआ, और डैडी, डैडी माने मरे हुए जैसा। और अब और तरक्की हो गई है, अब बोलते हैं डैड, पूरा ही मरा हुआ। कितना सुंदर शब्द है माँ, कितना सुंदर शब्द है पिता। तो माँ, पिता, माताजी, पिताजी सब छोड़कर मम्मी, डैडी, मॉम, डैड, मम्मा, पता नहीं कहाँ कहाँ। मम्मा बोलने में गर्व है, अम्मा बोलने में शर्म है। मेरा आपको हाथ जोड़कर विनती है, अपनी पहचान को मत डुबोइए। दुनिया में जिनकी पहचान खत्म हो जाती है, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूँ सरल भाषा। पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है, या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। बंद करो ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब बंद कर दो, फालतू का बहुत खर्चा बचे। फिर आप कहेंगे जी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता गुण, कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक से नहीं आती। ये हमेशा याद रखो। और हम किसी को भी याद करते हैं ना, तो गुण, कर्म, स्वभाव पर याद करते हैं, सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता। इसलिए हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी, या कित्तूर चेन्नम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी, सुंदर थी। नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए, इसलिए याद कर, कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रख। कभी कोई आदमी मरता है ना, तो ऐसे कोई याद नहीं करता ओ मर गया, कितना गोरा था। कोई आदमी हमेशा याद करते हैं ओ कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर PhD करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। एक महान हमारे देश में गणितज्ञ हुए, उनका नाम था महर्षि ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये अंक गणित का जो 4 हिस्सा है, जोड़, घटाना, भाग और गुणा, ये सबसे पहले महर्षि ब्रह्मगुप्त ने पूरी दुनिया को सिखाया और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्माण किया। और महर्षि ब्रह्मगुप्त के ही नाम ये खोज है कि वर्ग करना और वर्गमूल करना, घन करना, घनमूल करना, ये भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के। और जो बीज गणित हम पढ़ते हैं, जिसको हम आजकल अलजेब्रा कहने लगे हैं, ये अलजेब्रा पूरा का पूरा महर्षि ब्रह्मगुप्त की देन है। हमारा आज का अलजेब्रा और उसका सिलेबस महर्षि ब्रह्मगुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सारा। जब भी आप खाना खाएं कि 2 ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूँ। जैसे प्याज और दूध, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दूध और प्याज साथ में खाया तो 20 बीमारियां आने ही वाली है। सबसे ज्यादा बीमारियां आएंगी त्वचा की। आपको सोराइसिस होगा, आपको एक्जिमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी अगर प्याज दूध साथ में खा रहे हैं तो। इसी तरह से दूध और जैक फ्रूट कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। और दूध और ऐसा कोई भी फल साथ में ना खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है। संतरा, मौसमी, अंगूर एक ही खट्टा फल
है जो दूध के साथ खाएं, वो है आंवला। कृषि में बीज बोने की एक खास पद्धति होती है। एक ही लाइन में बीज को बोना, ये भारत ने ही दी है। और पूरे खेत में कहीं से भी खड़े होकर देखो, वो लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई दे। जानते हैं आप में से जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, कि धान का बीज पहले रोपा जाता है, फिर पौधा थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर देना, ताकि उत्पादन ज्यादा मिले और खेत का नुकसान सबसे कम हो। ये जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई और सारी दुनिया में धान इसी तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों, मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला है जो मुझे सिर्फ स्पिन करने के बदले बहुत सारा पैसा दे रहा था। आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है कैश प्लस, साइन अप करते ही ₹50 का बोनस मिल जाएगा। फिर मैंने अपने जीते हुए पैसों को विड्रॉ लगाया तो मेरे सारे पैसे आ भी गए। आप भी डाउनलोड करो, लिंक कमेंट में पिन है। किसी ने प्रभु श्री रामचंद्र को कल्पना मात्र कहा था, किसी ने माता सीता के चरित्रता पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया था, किसी ने श्री कृष्ण महाराज के चरित्रता को ही पूरा हीनता बता दिया था, किसी ने माँ दुर्गा को सेक्सी दुर्गा कहकर पुकारा था, किसी ने देवी देवताओं के नंगे तस्वीर को बनाकर पद्मश्री ना जाने कैसे कैसे पुरस्कार प्राप्त किए थे, किसी ने स्वामी विवेकानंद के स्मारक के नीचे भगवा आतंकवाद लिख डाला था, किसी ने हमारे शिवलिंग को लिंग के समान जोड़कर हमारी आस्था का मजाक उड़ाया था, किसी ने ज्ञानवापी के मंदिर के अंदर मिला हुआ शिवलिंग को फवारा कहकर उसका अपमान किया था। लेकिन फिर भी क्या देश के किसी एक भी कोने में, एक भी तालुका में, एक भी जिले में किसी एक हिंदू ने भी पत्थर उठाया था? क्योंकि हिंदू अपने घरों को कभी आग नहीं लगाता, और जो आग लगाता है वो उसका घर नहीं होता। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। अब बताओ, दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें ये हाईटेक आइटम है। हम में से किसको नहीं आता दही बनाना? और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है। विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है? आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो तो वहाँ दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं, वो उनका दही है। उसको वो यहाँ ला के बेच रहे हैं और हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग खरीद रहे हैं। इसमें मुझे अफसोस होता है। और भारत के लोग जो सालों साल से, हजारों साल से दही बनाने वाले लोग, श्री कृष्ण के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना। श्री कृष्ण की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है। अब श्री कृष्ण के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं, तो ये तो श्री कृष्ण का अपमान है। गेहूं का एक आटा जिसको किसी भी भारतीय माँ और बेटी या बहन को दे दो, उससे 50 किस्म की चीजें वो बना सकती है। पूरी बना सकती है, कचौरी बना सकती है, पराठा बना सकती है। एक दिन मैंने हिसाब निकाला, मैं भारत में जन्म ले लिया उस दिन से, और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन तक हर दिन एक नया स्वादिष्ट व्यंजन बना के इस देश में मैं खा सकता हूँ। वो यही संभव है, किसी दूसरे देश में संभव नहीं। इतना अच्छा रसोई घर हमारे पास, फिर हम पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन के लिए परेशान हो। वो चाउमीन तो पता नहीं कैसे लोग खा जाते हैं, एकदम सड़े हुए मैदे की चीज। खानी है तो सिवई बना के खा लो अपने घर में, चाउमीन से अच्छी है। घुटने का दर्द है आपको, घुटने का दर्द, कमर का दर्द है, संधिवात है, गठिया है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है सौंठ, हल्दी और मेथी, तीनों बराबर मात्रा में लेना। सौंठ को पीस लेना, पाउडर बनेगा, मेथी को पीस लेना, पाउडर बनेगा, और हल्दी तो पिसा हुआ मिल ही जाएगा। तीनों 100-100 ग्राम लेके आपस में मिला लो और इसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेते जाओ तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक कर। और एक अच्छी दवा है, वो है हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा। मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे कनाडा की जलवायु पढ़ाई गई। पढ़ लिया कि कनाडा बहुत ठंडा देश है, तापमान -40 डिग्री है, फिर ठंडी हवाएं हैं वगैरह वगैरह। अब क्या करूं उसका? अब मेरे जैसे करोड़ों बच्चों को पढ़ा दिया कनाडा का जलवायु। अब मुझे कनाडा का जलवायु मालूम है लेकिन भोपाल का जलवायु नहीं मालूम। मुझे मैक्सिको का जलवायु मालूम है लेकिन शिवपुरी का नहीं मालूम। काम तो भोपाल और शिवपुरी का जलवायु आने वाला है और हम पढ़ रहे हैं ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया। करेंगे क्या उसका? मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं है जब तक लोकल नॉलेज आपको नहीं है। हर 5 गांवों के बीच में एक सर्जन था इस देश में। हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे और वो हाड़ वैद्य तो अभी भी इस देश में दिखाई देते हैं। ऐसे बेहतरीन हाड़ वैद्य मैंने देखे हैं मेरी आंखों से। गंभीर से गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगाकर पट्टी बांध देंगे और 20-25 दिन से लेके 3 महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाए। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गाँव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। और बच्चों का जन्म
कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की माँ गायनोकोलॉजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में। मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश के मरीजों को, साधारण नागरिकों को शिक्षा की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज तो काफी कुछ हो गई हैं अब इस देश में, बहुत सारे चिकित्सालय हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवा की दुकानें हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पर इस देश में बड़ा शून्य है। हमको हेल्थ फैसिलिटी नहीं, हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरत है इस देश को। इन महोदय ने कहा कि हलवा अरबी है। अब बताइए, हलवे का सबसे प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? शुगर, शक्कर। शक्कर कहाँ पाई जाती है? जहां गन्ना पाया जाता होगा। गन्ना दुनिया में 2 ही देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत और क्यूबा। हमने कहा ये जहां की बात कर रहे हैं वहां तो गन्ना पाया ही नहीं जाता। जब गन्ना नहीं पाया जाता तो शक्कर कहां से आई? अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका घी। किसी भी चीज का आप हलवा बनाएंगे तो घी और शक्कर तो चाहिए। घी कहां होता है? जहां प्रचुर मात्रा में दूध होता है। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है। अब जहां ऊंट का बूंद बूंद दूध मिलता है वहां कहां से दही, कहां से मक्खन, कहां से घी आया? हमारे देश के करोड़ों माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को एक ही सवाल किया जाता है, आपको अंग्रेजी आती है? अगर किसी बच्चे के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ कॉन्वेंट स्कूल वाले कह देते हैं, जाइए आपके बेटे या बेटी का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, आप किसी और दूसरे भाषा के स्कूल में चले जाइए। हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है इस देश में, लेकिन अंग्रेजी आने न आने से किसी का अधिकार बड़ा हो जाता है और किसी का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। और फिर इन स्कूलों में तर्क दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे को हम भर्ती कर लेंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा, हम होमवर्क देंगे, फिर कैसे कराएंगे आप अपने बच्चों को? तो भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी इस देश में है। जितना पाठ हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब मैकॉले का। और इस मैकॉले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं, वो विदेशी भाषा। हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। हमको मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में, कारण की मातृभाषा नहीं है उनकी। बंद करो इस अंग्रेजी को, कोई फेल नहीं होगा। विषय पढ़ाओ ना, विषय का ज्ञान दो, गणित का ज्ञान दो, भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो, रसायन शास्त्र का ज्ञान दो, इंजीनियरिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, विषय सिखाओ। ये भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए? हम हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। मैंने कोई अंग्रेज नहीं देखा जो अपने बच्चे को मारता हो हिंदी सिखाने के। जब उनको आपकी हिंदी की नहीं पड़ी तो आप उनकी अंग्रेजी की क्यों पढ़ाए हुए हैं? आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है जो हमारे एक मोहल्ले के बराबर का है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। इतना छोटा देश वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो हम क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? और मैं आपको पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर मातृभाषा में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा विद्वान बनने की क्षमता है उनमें। और ये क्यों है? दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक एक ही बात पर अब पहुंचे हैं, जो बात हमारे लोग बहुत पहले से कह गए। क्या कहते हैं? बच्चा अगर मातृभाषा में पढ़ता है तो उसको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फायदा होता है, वो दूसरी भाषा में नहीं मिलती। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं और आप इसको प्रयोग के रूप में करिए। आपकी मातृभाषा अगर गुजराती है और आप अपने बच्चे को गुजराती में पढ़ाइए, तो कोई सवाल आप उसको दीजिए गुजराती में याद करने के लिए, जितनी जल्दी वो याद कर लेगा उस सवाल को, अगर वही सवाल आप अंग्रेजी में दीजिए तो कम से कम 6 गुना समय लगेगा उसको। और अंग्रेजी में भी उसको याद नहीं होगा, वो रटेगा पोपट की तरह। और रटने के बाद क्या करेगा? इम्तिहान में लिख कर आएगा। इम्तिहान में लिख कर आया, उसके 2 दिन बाद पूछिए कि तुमने परसों क्या लिखा है, उसको कुछ याद। ऐसे ज्ञान का करेगा क्या वो? आप धरती के ऊपर चलते चले जाइए, एक नगर मिलेगा, दूसरा नगर मिलेगा, एक क्षेत्र मिलेगा, दूसरा क्षेत्र मिलेगा, विविध प्रकार के लोग स्थान देखने को मिलेंगे। मगर अगर धरती के अंदर जाना शुरू करिए तो दुनिया बदली कैसे जा सकती है। कहीं पर आपको कोयला मिलेगा तो कहीं सोना मिलेगा, तो कहीं पेट्रोलियम मिलेगा, तो कहीं रत्न मिलेंगे। यानी जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो कि जीवन को बदल सकती हैं, वह अंदर आकर प्राप्त होती हैं, वह बाहर सतह पर प्राप्त नहीं होती। राम जी
समुद्र के किनारे आए, एक पत्थर लिया, मन में विचार किया, जब हमारे नाम से पत्थर तैर सकता है तो हम अगर डालेंगे तो पत्थर क्यों नहीं तैरेगा। राम जी ने पत्थर लेकर जैसे ही समुद्र में डाला सो डूब गया। राम जी ने अगल बगल देखा, कोई नहीं है, लेकिन इतने में हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी चौंके, हनुमान जी तुम कहाँ? हनुमान जी बोले आप जहाँ हम वहाँ। तो राम जी बोले अच्छा एक बात बताओ, देखा तो नहीं कुछ? हनुमान जी बोले कुछ छोड़ा ही नहीं। राम जी बोले ये पत्थर वाला भी देखा? बोले गौर से। राम जी बोले हनुमान जी सुनो, किसी को बताना नहीं। हनुमान जी बोले हम तो सबको बताएंगे। बोले क्यों बताओगे? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार माफ करना, भला पत्थर डूबे क्यों ना। राम जी बोले मतलब? बोले हम ये महिमा सबको बताएंगे, जो राम का सहारा लेता है वो तर जाता, तैर जाता, लेकिन राम जी जिनको छोड़ देते अपने हाथ से वो डूब जाता है। कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो बताओ गीता कितने घरों में पढ़ी जाती है? रामचरितमानस कितने घरों में पढ़ी जाती है? बिना गीता पढ़े, बिना रामचरितमानस पढ़े, और सिर्फ पढ़े नहीं, उस बात पर अमल करे जो लिखी है। जब तक भारत का बच्चा गीता और रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा, जब तक उस बात पर नहीं चलेगा जो गोस्वामी जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन रास्तों पर नहीं चलेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे होगी।